हेलो प्यारे विद्यार्थियों। आज हम मुस्लिम लीग की स्थापना और उसकी स्थापना से पूर्व क्या वो परिस्थितियाँ रही जिनके कारण मुस्लिम लीग की स्थापना की गई मुस्लिम संप्रदाय के द्वारा, और उसके शुरुआती कुछ जो अधिवेशन हैं उनके बारे में, और जो अंग्रेज़ी जो हुकूमत थी उसका इसमें क्या रोल था, और भारतीय आधुनिक इतिहास को मुस्लिम लीग ने किस तरह प्रभावित किया और अंततः पलट कर रख दिया था। तो आज हम इसकी चर्चा करने से पूर्व, मुस्लिम लीग की स्थापना की चर्चा करने से पूर्व, पहले उसकी पृष्ठभूमि देखेंगे कि जो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन है उसमें जो धाराएं थी, हमने बात की थी उनके बारे में कि उदारवाद, उग्रवाद या आतंकवाद का प्रभाव क्रमानुसार रहा। लेकिन जब गांधीवादी युग आया था तो इसमें ये प्रवृत्तियाँ विशिष्ट और प्राथमिक रूप में रहने लगी, लेकिन सांप्रदायिकता की लहर संपूर्ण राष्ट्रीय आंदोलन पर छाई रही, जो कि प्रत्यक्ष रूप से 1909 की जो अधिनियम था वहाँ से वो प्रत्यक्ष रूप में देखने के रूप में अभिव्यक्त हुई। अब यदि हम इस पर चर्चा करें कि भाई सर्वप्रथम मुस्लिम सांप्रदायिकता का उदय कब हुआ, तो यह उदय या इसकी जो प्रतिक्रिया है वो स्वरूपतः जो हिंदू सांप्रदायिकता संगठन जब अस्तित्व में आने लगे, और विशेषकर जब भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई, हालांकि उसमें सभी वर्ग संप्रदाय के लोग उसमें थे, लेकिन अंग्रेज़ों की जो मूल जो नीति है फूट डालो राज करो की नीति, क्योंकि जो हिंदू जो राष्ट्रवाद था उसमें लोगों की अधिक सहभागिता बढ़ती जा रही थी, और अंग्रेज़ इस बात से भी परिचित थे कि जो कि मुस्लिम संप्रदाय है उनका जो 1857 में जो स्वतंत्रता संग्राम था उसमें उनका बड़ा ही योगदान था, और वो उनके कहीं ना कहीं यह भावना घर करके गई थी कि यदि मुस्लिम और हिंदू दोनों एक साथ हो जाएंगे और भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के बैनर तले यदि इन्होंने स्वतंत्रता संग्राम को गति देना प्रदान किया, तो वो दिन ज़्यादा दूर नहीं है जब हमको अंग्रेज़ी हुकूमत को समेट कर यहाँ से जाना पड़ेगा। तो इस दृष्टि से उन्होंने अपनी फूट डालो राज करो की नीति के तहत, जो शुरू से वो इस मुस्लिम संप्रदाय के खिलाफ थे, उसकी में तुष्टीकरण की नीति अपनाते हुए धीरे धीरे उन्होंने उनके नज़दीकता बढ़ाना शुरू कर दी, जिसमें सर्वाधिक सहयोग सर सैयद अहमद खान ने दिया, जिसके परिणाम स्वरूप मुस्लिमों ने अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी दिखाना शुरू किया। सर सैयद अहमद खान बड़े ही पढ़े लिखे थे, और इन्हीं के प्रयासों से जो अलीगढ़ आंदोलन था वो चलाया गया, और मुस्लिम सांप्रदायिक की जो आरंभिक चिन्ह है वो इन्हीं के द्वारा दी हुई चेतना के माध्यम से विकसित हुआ था। अलीगढ़ आंदोलन ऐसा आंदोलन था जिसके में इन्होंने यह संदेश देने का प्रयास किया कि जो अंग्रेज़ी जो शासन है वो मुस्लिमों के खिलाफ नहीं है, मुस्लिमों के हित में है, और जो हमारा उदय तभी हो सकता है जब हम अंग्रेज़ी हुकूमत के प्रति वफादारी दिखाना शुरू करें। तो सर्वप्रथम मुस्लिम लीग की स्थापना से पूर्व यदि हम इसकी भूमिका में देखें कि किस प्रकार से जो मुस्लिम संप्रदाय है वो सर सैयद अहमद खां के माध्यम से अंग्रेज़ी हुकूमत के नज़दीक आया, और अंग्रेज़ी हुकूमत ने उनके खिलाफ उनके प्रति उदारता दिखाना शुरू किया। तो यदि इसकी भूमिका में देखें, सर सैयद अहमद खां, अलीगढ़ आंदोलन, बंगाल विभाजन भी एक रिसेंट कारण बनता है बड़ा, जिसमें कि जो लॉर्ड कर्जन की जो प्रतिज्ञावादी जो नीति थी, जिसके तहत कि उन्होंने जो बंगाल जो प्रमुख गढ़ माना बनता जा रहा था धीरे धीरे स्वतंत्रता संग्राम में, उसमें जो मुस्लिम संप्रदाय जो क्षेत्र था उसको अलग करके, और वहाँ कि जिससे कि ये स्वतंत्रता संग्राम के साथ नहीं जुड़ सके और उनको अलग रखा जाए, और प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से बंगाल का विभाजन किया, तो वो भी एक बड़ा कारण था मुस्लिम लीग की स्थापना में। और मुस्लिम लीग से की उत्पत्ति में जो व्याप्त जो कारण है, या मुस्लिम सांप्रदायिक के जन्म के जो कारण है, जिसमें हम ये देखें तो मुस्लिमों की अधोगति तथा उनमें जो व्याप्त जो असंतोष था, क्योंकि कल के जो शासक थे अब दास बन रहे थे, और धीरे धीरे उनके मन में यह भी हो रही थी कि ये हिंदूवादी राष्ट्र बनता जा रहा है, हम आज अंग्रेज़ों के गुलाम हैं, जैसे ही इनको आज़ादी मिलेगी तो हो सकता है हम हिंदुओं के भी बाद में दास बन करके रह जाएं। और बहावी आंदोलन
जैसे कि अरब के पुनरुत्थानवादियों ने यह आंदोलन शुरू किया और उन्हीं से प्रभावित होकर सर सैयद अहमद बरेलवी ने भारत में इसकी शुरुआत की, जो कि मुस्लिम जो संप्रदाय है या मुस्लिम धर्म है उसमें जो कमियां हैं उनको दूर कर एक नई सामाजिक चेतना विकसित करने व जागृति लाने के लिए यह आंदोलन चलाया गया। अलीगढ़ आंदोलन है, अहमदिया आंदोलन है और हिंदू धार्मिक आंदोलन है। ये सब ऐसे आंदोलन है जिन्होंने मुस्लिम लीग की पृष्ठभूमि तैयार करने में सहायता की। साथ में जो अंग्रेजों की फूट डालो राज करो की नीति है, बंगाल विभाजन है, ये आदि सब वो कारण हैं जिन्होंने मुस्लिम लीग की स्थापना की पृष्ठभूमि तैयार की। अब यदि हम देखें कि जो सबसे बड़ा जो योगदान है वो, जैसे जो भी विश्लेषक हैं इतिहास के वो ये मानते हैं कि मुस्लिम लीग की स्थापना में आगा खां, सर सैयद अहमद जो कि इसके आरंभिक चिंतक माने जा सकते हैं, लेकिन प्रत्यक्ष रूप से इसको स्थापना करने का जो श्रेय है वो प्रमुख रूप से लॉर्ड मिंटो का माना जाता है। जब लॉर्ड कर्जन के बाद लॉर्ड मिंटो भारत के वायसराय बनाए गए और उसी समय भारत मंत्री लॉर्ड मोरले संवैधानिक सुधारों के पक्षधर थे और लॉर्ड मिंटो मोरले के विचारों से सहमत थे, परंतु वो दोनों इस बात पे सहमत थे कि इनको संवैधानिक सुधार यहाँ दिए जाए, लेकिन इसके साथ साथ जो भारतीय राष्ट्रीय जो जागरण था उसकी जो बढ़ती हुई गति या वेग था उसको भी वो रोकना चाहते थे। इसी बात का फ़ायदा उठाकर उन्होंने मुसलमानों को हिंदुओं से अलग करते हुए अपने सुधारों के माध्यम से सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व देने की जो बात उन्होंने की, उसी के माध्यम से धीरे धीरे मुस्लिमों में ये चेतना आती गई थी कि हमें एक अलग राष्ट्र हैं और अलग राष्ट्र के रूप में विकसित होना पड़ेगा। सर आगा खां वो भी आरंभिक रूप में मुस्लिम लीग से पहले स्थापना से पूर्व बड़े सर सैयद अहमद खां की तरह चिंतक थे, जिन्होंने ये माना, क्योंकि उन्हीं के प्रयासों से अक्टूबर 1906 में शिमला में एक मुस्लिम प्रतिनिधिमंडल वायसराय से मिलने गया और उन्होंने ही सबसे पहले इसके माध्यम से ये मांग रखी कि मुस्लिमों को सांप्रदायिक प्रतिनिधित्व दिया जाए, जिसमें सरकारी सेवाओं में उचित अनुपात में स्थान, नौकरी में और जो न्यायालय हैं उनमें भी उनको उचित स्थान मिलना चाहिए, नगर पालिकाओं में भी उनके प्रतिनिधि हों, मुस्लिम विश्वविद्यालय की स्थापना वगैरह वगैरह, ऐसे बहुत सारी मांगें थी जो मुस्लिम संप्रदाय को मिलने वाली थी। तो वायसराय मिंटो के निमंत्रण पर जब ये शिष्टमंडल वहाँ गया और उन्हीं के सलाह के अनुसार इन्होंने बंगाल के ढाका में एक सम्मेलन का आयोजित किया, जिसमें नवाब समीउल्लाह खान ने मुस्लिम ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंडेंसी यानी मुस्लिमों के लिए एक ऐसी संस्था का निर्माण का सुझाव दिया। तो ढाका में ही 30 दिसंबर 1906 को एक सम्मेलन बुलाया गया, जिसके अध्यक्ष नवाब बकार उल मुल्क को बनाया गया था, जिन्होंने अखिल भारतीय स्तर पर एक मुस्लिम संगठन की नींव इस सभा में डाली गई, जिसका नाम ऑल इंडिया मुस्लिम लीग रखा गया और बहुमत के आधार पर इसी को समर्थन मिला मुस्लिम लीग को और ऑल इंडिया कॉन्फ्रेंडेंसी को समर्थन नहीं मिला। यहाँ प्रथम अधिवेशन में कोई स्पष्ट इसके उद्देश्यों का उल्लेख नहीं किया गया, कोई संविधान का उल्लेख नहीं किया गया था, बस इतनी सी बात कही कि कांग्रेस से अलग रहते हुए हमें अंग्रेज़ों के प्रति वफादारी दिखानी चाहिए। दूसरा अधिवेशन कराची 1907 में हुआ था, जहाँ लीग का संविधान बनाया गया, जिसमें प्रमुख उद्देश्य इस प्रकार से थे कि ब्रिटिश सरकार के प्रति भारतीय मुसलमानों में निष्ठा की भावना पैदा करना, भारतीय मुसलमानों के राजनीतिक व अन्य अधिकारों की रक्षा करना और उच्च आकांक्षाएं सैयद भाषा में सामने रखना, जो भी उनकी आवश्यकताएं हैं उनको। ऐसे प्रमुख वो उद्देश्य थे जो कि मुस्लिमों के हितों के लिए जाने जाते हैं। इसी सम्मेलन में मुस्लिम लीग के जो स्थायी अध्यक्ष हैं वो खोजा संप्रदाय के आगा खां को बनाया गया था, लेकिन वो इतने व्यस्त रहते थे कि वो इस जिम्मेदारी को लिए उन्होंने यह सलाह दी कि इसके लिए कार्यकारी अध्यक्ष बनाया जाए। तो 1908 में सर अली इमाम को इसका कार्यकारी अध्यक्ष बनाया गया। अब यहाँ जाकर मुस्लिम लीग, जो कि बेसिक रूप से इसलिए इस उद्देश्य से बनाई गई कि ये मुस्लिम हितों की सुरक्षा
करेगी। लेकिन मूल रूप से जो मुस्लिम लीग थी, जो कि मॉडल मिंटो के सुधार के परिणाम स्वरूप एवं अंग्रेज़ों की जो फूट डालो राज करो की नीति थी, उसी की प्रतिक्रिया स्वरूप सांप्रदायिक तनाव के रूप में उत्पन्न हुई और लगातार उसने यही कार्य किया सांप्रदायिक तनाव को बढ़ाते हुए। क्योंकि वो अपने आप को, मुस्लिम संप्रदाय को एक राष्ट्र के रूप में अभिव्यक्त करते थे। लांत जाकर और इसकी परिणति भी हुई कि भारत का एक दुखद विभाजन हुआ, दो राष्ट्र अस्तित्व में आए, भारत और पाकिस्तान। तो जो मुस्लिम लीग है उसने केवल कोई राष्ट्रवादी आंदोलन में इस तरीके से योगदान नहीं दिया कि उन्हें आज़ादी प्राप्त हो। उनका केवल एक ही उद्देश्य था कि वो जो अंग्रेजी जो हुकूमत थी, उनकी फूट डालो राज करो जो नीति थी, उसी के प्रतिक्रिया स्वरूप वो पूरे आंदोलन में अपनी भूमिका निभाते रहे, जिसका एक ही उद्देश्य था अंग्रेज़ों का फेवर करना और कांग्रेस का विरोध करना। तो आज के लिए इतना ही। मुस्लिम लीग आपको कि किस प्रकार से उसकी उत्पत्ति हुई और जो मूल कारण क्या था उसका उत्पत्ति आने का। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।